जय हिंद। मैं दुर्गेश, स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं संसदीय समितियां यानी पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में। आपको पता है भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है और संसद का मुख्य काम क्या होता है? विधायी कार्य यानी विधि बनाना या नियम या कानून बनाना। तो संसद जिन समितियों का प्रयोग करती है, जिन समितियों के माध्यम से अपना कार्य करती है, उसको क्या कहेंगे? संसदीय समितियां कहेंगे, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे सन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया जाता है 1919 में। इस मॉन्टेग्यू सुधार अधिनियम में पहली बार संसदीय समितियों की बात की जाती है। संसदीय समितियों का प्राविधान पहली बार कब किया जाता है भारत में? सन 1919 में किया जाता है। लेकिन देखेंगे इसके 2 साल बाद यानी सन 1921 में भारत में व्यवहारिक रूप से संसदीय समितियों की व्यवस्था की जाती है। कब? 1921 में। ये जो संसदीय समितियां हैं, इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। अस्थाई संसदीय समितियां, अस्थाई और अस्थाई। ठीक, संसदीय समितियों को 2 भाग में बांटा जा सकता है। किसमें? अस्थाई और अस्थाई। जो अस्थाई है इसी को तदर्थ समितियां भी कहते हैं। तो अस्थाई समिति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, वेतन भत्ता समिति, SC/ST समिति यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित समिति, और कार्य मंत्रणा समिति, और विशेषाधिकार समिति व विभागीय समिति। ये सब समितियां कौन सी हैं? ये अस्थाई समितियां हैं। और जांच समिति और सलाहकारी समिति देखेंगे, ये अस्थाई समिति हैं यानी तदर्थ समितियां हैं। अभी हाल ही में PCS में प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी अस्थाई समिति है। तो आपको अस्थाई समिति याद नहीं रखना है, बल्कि आपको याद क्या रखना है कि अस्थाई समितियां कौन कौन सी हैं। तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी अस्थाई हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम अस्थाई समितियों के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत देखेंगे सबसे पहले कौन सी? लोक लेखा समिति के बारे में। ये जो लोक लेखा समिति है, इसको द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहेंगे। और ये जो लोक लेखा समिति है, ये सबसे प्राचीन अस्थाई समिति है। अस्थाई समिति की ही हम बात कर रहे हैं। अस्थाई समितियां ही, ये सारी समितियां कौन सी हैं? अस्थाई समितियां हैं। लेकिन जो लोक लेखा समिति है, ये सबसे प्राचीन समिति है, सबसे पुरानी समिति है और सबसे महत्वपूर्ण समिति भी है। तो इसको ध्यान देंगे, सबसे पुरानी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति है। और सबसे महत्वपूर्ण समिति भी लोक लेखा समिति है। इस लोक लेखा समिति का प्राविधान 1921 में किया जाता है, यानी सन 1921 में लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें देखेंगे 15 सदस्य लोकसभा से चुन के आते हैं, जबकि 7 सदस्य राज्यसभा से। LS का मतलब लोकसभा और RS का मतलब राज्यसभा। तो लोकसभा से 15 सदस्य निर्वाचित होके आते हैं, जबकि राज्यसभा से 7 सदस्य। और इनका जो चुनाव किया जाता है लोक लेखा समिति के सदस्यों का, इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणी मत के द्वारा किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत के द्वारा लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोकसभा से सदस्य चुन के आते हैं, निर्वाचित होके आते हैं लोक लेखा समिति में, इसमें मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते, यानी कोई भी मंत्री शामिल नहीं होता। तो यहीं पे कन्फ्यूजन होगा जब ऑप्शन देगा, तो ध्यान क्या देना है कि मंत्री कोई भी शामिल नहीं होता, यही आपको ध्यान रखना है। और ये भी कई बार पूछा जाता है कि कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। लोकसभा से कितने? 15 और राज्यसभा से कितने? 7 सदस्य। लोकसभा के जो सदस्य हैं, इनका चुनाव कैसे? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य जाते हैं, इनका वैसे ही चुनाव हो जाता है, ये आनुपातिक के माध्यम से नहीं जाते। और इसका जो अध्यक्ष होता है, देखेंगे 1967 से जो परंपरा चली आ रही है लोक लेखा समिति में अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की, वो विपक्ष का कोई सदस्य नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष का कोई
सदस्य होता है जिसको लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यही हमेशा नियुक्त किया जाए। ये 1967 से अब तक ऐसी ही परंपरा चलती चली आ रही है, इसलिए क्या कहेंगे कि विपक्ष का ही कोई सदस्य नियुक्त किया जाता है, जबकि ऐसा कोई स्पष्ट प्राविधान नहीं है कि यही नियुक्त किया जाएगा। ठीक, और कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 1 वर्ष होता है लोक लेखा समिति का सदस्यों का। और लोक लेखा समिति जो होती है इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यहाँ यही पूछा जाता है कि कौन सी समिति है जिसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन यानी ट्वाइन सिस्टर कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति को कहा जाएगा। और यहाँ क्या ध्यान देंगे कि कोई भी मंत्री जो होता है वो समिति का सदस्य नहीं होता लोक लेखा समिति में। और इसका कार्य क्या होता है लोक लेखा समिति का, इसको देखेंगे तो ये सीएजी के प्रतिवेदनों की जांच करता है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है उसके द्वारा दिए गए रिपोर्ट की ये जांच करता है लोक लेखा समिति। और भारत सरकार के व्यय संबंधी लेखाओं की भी जांच करता है कि जो व्यय किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ये भी जांच कौन करता है? ये लोक लेखा समिति करती है इस जांच को। और वित्तीय मामलों में अपव्यय, अकुशलता, भ्रष्टाचार की जांच भी कौन करेगा? लोक लेखा समिति। और देखेंगे लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। तो इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर को सौंपता है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि रिपोर्ट किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। और इसमें जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का कोई सदस्य नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल तो 1 वर्ष होता ही है। और मंत्री, कोई भी मंत्री यानी मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। और अगली समिति देखेंगे प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति को क्या कहेंगे? एस्टीमेट कमेटी। ये जो प्राक्कलन समिति है इसका गठन 1950 में किया जाता है। सन 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है। और ये भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है, सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो क्या बताएंगे? प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल इसमें 30 सदस्य यानी 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा में कितने हुए? 22 हुए। तो इसमें देख रहे हैं सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे बड़ी समिति है। लेकिन इसमें जो सदस्य 30 होते हैं, 30 के 30 सदस्य लोकसभा से निर्वाचित होके आते हैं। 30 सदस्य कहाँ से? लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा से कोई भी सदस्य निर्वाचित नहीं होता, यानी 0 सदस्य निर्वाचित होते हैं। कहाँ से? राज्यसभा से। तो इसमें देखेंगे प्राक्कलन समिति में पूरी तरह से लोकसभा के ही सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के शामिल नहीं होते। और इसका गठन वार्षिक बजट प्रस्तुत होने के बाद किया जाता है। चूँकि इनका भी कार्यकाल 1 ही वर्ष होता है, इसका भी कार्यकाल 1 ही वर्ष होता है, यानी लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों का कार्यकाल, दोनों के सदस्यों का कार्यकाल 1 ही वर्ष होता है। लेकिन जो ये प्राक्कलन समिति है, जब प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट पेश किया जाता है उसके बाद ही प्राक्कलन समिति के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि प्राक्कलन समिति का गठन बजट के प्रस्तुत होने के बाद किया जाता है, पहले नहीं किया जाता। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इसका गठन कब किया जाता है, सदस्यों का निर्वाचन कब किया जाता है। तो बजट पेश होने के बाद किया जाता है प्राक्कलन समिति का गठन। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये खर्च होने के दौरान ही जो बजट पेश किया जाता है और जो बजट खर्च किया जाता है उस समय जब खर्च किया जाता रहता है उसी समय ही ये जांच करता है। इसकी यही विशेषता है कि खर्च के दौरान ही खर्च की जांच करता है प्राक्कलन समिति, जब खर्च किया जाता रहता है, बजट जो आया रहता है। और मंत्रिपरिषद के सदस्य भी इसमें शामिल नहीं होते। यहाँ भी आपने देखा कि लोक लेखा समिति जो है इसमें भी मंत्रिपरिषद के सदस्य शामिल नहीं होते, यानी कोई भी मंत्री शामिल नहीं होता।
और प्राक्कलन समिति में भी कोई भी मंत्री शामिल नहीं होता, यानी मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता। और इसका भी निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत द्वारा ही किया जाता है। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति दोनों के सदस्यों का निर्वाचन कैसे? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत के द्वारा ही किया जाता है। और इसका अध्यक्ष, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा स्पीकर के द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लेकिन वो अध्यक्ष कौन होगा? जो 30 सदस्य लोकसभा से चुन के आए रहेंगे, उसी में से किसी भी एक सदस्य को लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उसको अध्यक्ष चुन लिया जाता है प्राक्कलन समिति का। तो दोनों के अध्यक्षों में अंतर देखेंगे। यहाँ पे अध्यक्ष कौन हो रहा है? विपक्ष का कोई नेता, जबकि यहाँ पे प्राक्कलन समिति में लोकसभा स्पीकर के द्वारा सदस्यों में से ही किसी को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और कार्यकाल हमने आपको बताया कि 1 ही वर्ष लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है सदस्यों का कार्यकाल। और जो प्राक्कलन समिति होता है, इसका कार्य देखेंगे तो वार्षिक बजट अनुमानों का सूक्ष्म अध्ययन करना तथा जांच करना। जो वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसका सूक्ष्म अध्ययन करता है, यानी उसको पढ़ता है, उसको देखता है और उसकी जांच करता है कि जो ये बजट लाया जा रहा है, क्या ये सही मद में लाया जा रहा है, सही है कि नहीं है, इसकी जांच भी करता है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट की जांच भी करता है। ठीक। और वित्तीय प्रशासन में मितव्ययता, कुशलता, दक्षता लाने के लिए वित्तीय नीतियों पर सुझाव भी देता है। तो वित्तीय नीतियों पे सुझाव किस उद्देश्य से देता है? मितव्ययता, कुशलता और दक्षता लाने के उद्देश्य से वित्तीय नीतियों पे सुझाव भी देता है, यानी इसका सलाहकारी भूमिका के रूप में भी रोल होता है प्राक्कलन समिति का। ठीक। और बजट किस रूप में संसद में पेश किया जाए, इसकी भी सिफारिश करता है, इसका भी सुझाव देता है प्राक्कलन समिति। तो यहाँ पे ध्यान क्या आपको देना है कि प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति होती है, जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य कहाँ से? लोकसभा से चुने जाते हैं। इसको ध्यान देना है। और गठन कब? 1950 में किया गया। ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम और समितियों के बारे में देखते हैं। आइए अगली समिति देखते हैं। अगली समिति है लोक उपक्रम समिति, यानी द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसी को कहेंगे। और इस लोक उपक्रम समिति का गठन 1964 में किया गया था और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसके पहले भी आपने देखा लोक लेखा समिति, उसमें भी कितने सदस्य थे? 22 सदस्य थे। और लोक उपक्रम समिति, इसमें भी कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य। और जैसे आपने देखा कि लोक लेखा समिति में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत के द्वारा सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, सेम उसी प्रकार से लोक उपक्रम समिति के सदस्यों का निर्वाचन भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत के द्वारा ही किया जाता है। और इसके पहले आपने देखा प्राक्कलन समिति, जो सबसे बड़ी समिति है, उसमें भी इसी विधि से निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन चाहे लोक लेखा समिति की बात करें, चाहे प्राक्कलन समिति की बात करें या लोक उपक्रम समिति की बात करें, सबका निर्वाचन कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत के द्वारा होता है। और इसमें देखेंगे जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य चुना जाता है, अध्यक्ष। लोक उपक्रम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो ये 15 सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा से, इसी में से किसी भी एक सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है, अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और ये लोक उपक्रम समिति अपनी रिपोर्ट किसे देता है? तो लोकसभा स्पीकर को देता है। आपने लोक लेखा समिति पढ़ा तो उसमें भी लोक लेखा समिति में भी जो रिपोर्ट दी जाती है लोक लेखा समिति द्वारा, वो भी रिपोर्ट किसको देता है? लोकसभा के स्पीकर को। और लोक उपक्रम समिति ये भी रिपोर्ट अपनी किसको देता है? लोकसभा के स्पीकर को देता है। आइए इसका कार्य देखते हैं। ये जो लोक उपक्रम समिति है, ये सीएजी द्वारा सरकारी उपक्रमों के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच करता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहीं पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, इसको फिर से ध्यान देंगे। सीएजी द्वारा सरकारी
उपक्रमों की बात कर रहा है, यही पॉइंट ध्यान देना है कि सरकारी उपक्रमों की। इससे पहले आपने लोक लेखा समिति पढ़ा तो उसमें भी आपने देखा कि लोक लेखा समिति जो थी वो भी सीएजी के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की जांच करती है। कौन? लोक लेखा समिति। और लोक उपक्रम समिति भी सीएजी के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की ही जांच करती है। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट, ठीक। तो ये जो रिपोर्ट सीएजी के द्वारा दी जाती है, अगर वो रिपोर्ट सरकारी उपक्रम से संबंधित है, सरकारी उपक्रम यानी सरकारी कारोबार, उद्योग धंधे, इससे अगर संबंधित है, तब उसकी जांच कौन करेगा? लोक उपक्रम समिति करेगी। लेकिन अगर सीएजी कोई रिपोर्ट देती है जो सरकारी उपक्रमों से संबंधित नहीं है, यानी सरकारी कारोबार से संबंधित नहीं है, तब उसकी जांच कौन करेगा? लोक लेखा समिति करेगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि सरकारी उपक्रमों के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है, यानी रिपोर्ट की जांच कौन करता है सीएजी द्वारा दिए गए, उसको कौन? लोक उपक्रम समिति करता है। लेकिन यहीं से अगर सरकारी उपक्रम हटा दिया जाए शब्द, तो जांच कौन करेगा? लोक लेखा समिति करेगा, ठीक। और देखेंगे ये जो लोक उपक्रम समिति है, ये इस बात का भी पता लगाता है कि क्या सरकारी उपक्रम समुचित व्यापारिक सिद्धांतों और वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुसार चलाए जा रहे हैं कि नहीं चलाए जा रहे हैं। यानी जो व्यापारिक सिद्धांत हैं, जो व्यापारिक पद्धतियां हैं, जो विधि है, उसके अनुसार ये सरकारी उपक्रम, सरकारी जो कारोबार हो रहा है, वो नियम से चलाए जा रहे हैं, सिद्धांत जो हैं, जो प्रोसेस है, उसी के द्वारा चलाया जा रहा है कि नहीं चलाया जा रहा है, गलत तरीके से तो कार्य नहीं किया जा रहा है। इस चीज़ की जांच कौन करता है? लोक उपक्रम समिति करता है। और देखेंगे सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य कुशलता और उनके द्वारा किए गए व्यय, उनकी स्वायत्तता तथा व्यापारिक सिद्धांतों और व्यवहारों की भी जांच करता है। कौन? लोक उपक्रम समिति। तो ये तो लोक उपक्रम समिति के कार्य हैं, लेकिन यहाँ पे ही आपको विशेष ध्यान देना है यही कि सीएजी के द्वारा दिए गए रिपोर्ट की जांच करता है, लेकिन वो रिपोर्ट किससे संबंधित होनी चाहिए? सरकारी उपक्रम से संबंधित होनी चाहिए, ठीक। और ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान देंगे। अगला समिति जो है वो है वेतन भत्ता समिति। ये जो वेतन भत्ता समिति है, देखिए इसमें एक पॉइंट है, ये जो लोक उपक्रम समिति अभी आपने पढ़ा, ये लोक उपक्रम समिति पहले लोकसभा अध्यक्ष, पहले लोकसभा स्पीकर थे जीबी मावलंकर। कौन थे? जीबी मावलंकर। जो पहले लोकसभा स्पीकर यानी पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर, उन्हीं के प्रयासों से इस समिति का प्राविधान किया गया, गठन किया गया पहली बार 1964 में, ठीक। तो इसको भी ध्यान देंगे, हो सकता है कि ये भी पूछ ले कि किसके प्रयासों से ये इसका प्राविधान किया गया, 1964 में लोक उपक्रम समिति का गठन किया गया, ठीक। और ये जो वेतन भत्ता समिति है, वेतन भत्ता समिति में टोटल 15 सदस्य होते हैं। इसमें ध्यान देंगे कि कितने सदस्य होते हैं? टोटल 15 सदस्य होते हैं वेतन भत्ता समिति में। और इस 15 सदस्य में 10 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अभी तक आपने लोक लेखा समिति पढ़ा, प्राक्कलन समिति पढ़ा और लोक उपक्रम समिति पढ़ा। हर जगह आपने देखा कि सदस्यों का निर्वाचन हो रहा है, लेकिन कौन सी ऐसी समिति है जहां पे सदस्यों का मनोनयन होता है, सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जहां पे सदस्य निर्वाचित होकर चुन के नहीं आते? तो कौन सी समिति है? वेतन भत्ता समिति है। तो इस वेतन भत्ता समिति में जो 15 सदस्य होते हैं, उसमें से 10 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर के द्वारा मनोनीत होके आते हैं, जबकि 5 सदस्य राज्यसभा के सभापति के द्वारा मनोनीत होके आते हैं। तो इसमें क्या ध्यान देना है कि कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं और 10 सदस्य लोकसभा स्पीकर के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 5 सदस्य राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? तो देखेंगे, संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते और अन्य उपलब्धियों को सुनिश्चित करता है, यानी वेतन और भत्ते से संबंधित प्रावधानों को सुनिश्चित करता है कि कितना वेतन कितना भत्ता दिया जाना चाहिए। इससे संबंधित
कौन कार्य करता है? वेतन भत्ता समिति करता है। और देखेंगे ये अभी तक हमने जो पढ़ा ये सब क्या थी? अस्थाई समितियां थीं। अस्थाई समितियों के अंतर्गत हमने 4 प्रकार की समितियां देखा। जनरली जो प्रश्न पूछा जाता है वो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति से जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं, और कभी कभी प्रश्न लोक उपक्रम समिति से पूछे भी जाते हैं, लेकिन देखेंगे इनसे जल्दी प्रश्न पूछे नहीं जाते। आपको ध्यान क्या देना है कि लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, वेतन भत्ता समिति, एससी एसटी से संबंधित समिति यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित समिति, कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति और विभागीय समिति, ये सब समितियां किससे संबंधित हैं? अस्थाई समितियां हैं। ये सब संसदीय समितियां हैं, वित्त से संबंधित समितियां हैं, और ये अस्थाई समितियां हैं। इसको याद रखेंगे कि ये सब कौन सी समितियां हैं? अस्थाई समितियां हैं। और अस्थाई समितियों के अंतर्गत जांच समिति और सलाहकारी समिति को रखा गया है। अस्थाई समिति, इसी को तदर्थ समिति कहा जाता है। और जो अस्थाई समिति होता है यानी जो तदर्थ समिति होती है, इस समिति का गठन आवश्यकता पड़ने पे कर लिया जाता है। जब जरूरत होती है तो इसका गठन कर लिया जाता है, जब जरूरत नहीं होती तो इसका गठन नहीं किया जाता। देखेंगे जिसमें ये जो जांच समिति है, अगर किसी विभाग का जांच करना हो या किसी मुद्दे विशेष की जांच करना होता है तो संसद अस्थाई समिति यानी जांच समिति का गठन कर लेती है। और अगर कोई सलाह लेना हो किसी बिल पे, किसी विधेयक से संबंधित कोई सलाह लेना होता है तो भी संसद सलाहकारी समिति का गठन कर सकती है, सलाहकारी समिति का गठन कर लेती है। तो ये दोनों अस्थाई समितियां हैं, इनकी जरूरत पड़ने पे गठन कर लिया जाता है अस्थाई समितियों का यानी तदर्थ समितियों का। तो यहाँ से इतने ही प्रश्न बनते हैं, जनरली यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो ये तो अभी पहली बार ही पूछा गया था कि कौन सी समिति अस्थाई समिति नहीं है, तो इसलिए इन सारे समितियों को भी ध्यान देंगे कि ये सब अस्थाई समितियां हैं, और अस्थाई समितियां ये जांच समिति और सलाहकारी अस्थाई समिति हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।